नमस्कार, मैं रवीश कुमार। असम में अवैध घुसपैठिए की राजनीति को आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हार मिली है। कोर्ट ने बंधुत्व और भाईचारे को लेकर जो कहा है उससे नहीं लगता कि घुसपैठियों के नाम पर राजनीति करने वालों पर असर पड़ेगा, लेकिन जरूरी है कि इस फैसले पर बात हो। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला असम की सरकार के लिए भी झटका लगता है। इसी साल सितंबर महीने में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने 1951 को नागरिकता का आधार मानने की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। फरवरी महीने में जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी का गठन हुआ। इसके कई सुझावों को हेमंता बिस्वा शर्मा ने मान लिया। इसके तहत राज्य सरकार ने अपनी कई योजनाओं के लाभार्थी के लिए 1951 के कट ऑफ डेट को स्वीकार किया है। यह एक तरह से बाईपास जैसा है कि 1971 के कट ऑफ डेट के आधार पर नागरिकता को स्वीकार नहीं करते हैं तो 1951 को कट ऑफ डेट मानकर नई नई योजनाएं लॉन्च कर देते हैं और इस राजनीति को जिंदा रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन योजनाओं की वैधानिकता पर क्या असर पड़ेगा देखना होगा, लेकिन असम से लेकर दिल्ली तक में इस फैसले पर चुप्पी है। कहीं कोई बहस नहीं। नागरिकता के लिए 1951 को कट ऑफ डेट मानने की राजनीति को आज इतना बड़ा झटका लगा, मगर कोई हंगामा नहीं। असम के कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि नागरिकता कानून 1955 का सेक्शन 6A बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों को वैधता प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही नहीं माना। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने 4-1 के फैसले में सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 6A की संवैधानिक मान्यता को बरकरार रखा है। यह बहुमत का फैसला है। सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 6A एक विशेष प्रावधान है जिसके तहत असम में 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 की तारीख से पहले आने वाले प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। सिटीजनशिप एक्ट में यह प्रावधान 15 अगस्त 1985 को हुए समझौते के बाद जोड़ा गया। उस दिन राजीव गांधी की सरकार ने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू और असम आंदोलन के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता किया था जिसे असम अकॉर्ड कहा जाता है। इसी के बाद 1955 के नागरिकता कानून में यह प्रावधान जोड़ दिया गया। अदालत के फैसले पर आने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि इसकी राजनीति क्या है और कौन कर रहा है। असम सम्मिलिता महासंघ नाम के सिविल सोसाइटी समूह ने 2012 में सिटीजनशिप एक्ट के इस सेक्शन के विरुद्ध याचिका दायर की थी। बाद में अखिल असम अहोम एसोसिएशन और कुछ अन्य संगठनों ने भी इस याचिका में अपने आप को शामिल कर लिया। 6A का प्रावधान असंवैधानिक है, ऐसा मानने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 29 का उल्लंघन करता है। इसके कारण असम में बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को नागरिकता मिल जाती है। इसलिए याचिकाकर्ता चाहते हैं कि यह प्रावधान ही रद्द कर दिया जाए ताकि असम के स्थानीय लोगों के अधिकार का हनन नहीं हो। इन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बाहरी लोगों के आने से स्थानीय संस्कृति, भाषा और आबादी में बदलाव आ रहा है। असमिया लोग अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि राष्ट्रीय नागरिकता का जो रजिस्टर है NRC, उसे 1951 के आधार पर अपडेट किया जाए, 1971 के आधार पर नहीं। पिछले कुछ सालों में भाजपा और खासकर उनके मुख्यमंत्री अवैध प्रवासी शब्द को अपनी राजनीति की धुरी बना चुके हैं। अवैध घुसपैठिया, डेमोग्राफी का बदलना राज्य की सबसे बड़ी समस्याएं बताई जाती हैं। असम की राजनीति में अवैध घुसपैठिए का भूत असम में नहीं, चुनावों के अनुसार बंगाल में भी नचाया जाता है। इन दिनों यह भूत झारखंड में नचाया जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए खर्च कर नागरिकता रजिस्टर NRC तैयार हुआ। आपको याद होगा कई महीनों तक इसे लेकर बहस चलती थी, टीवी में कड़वे बयान दिए जाते थे, खबरें छपती थीं, लोगों में असुरक्षा पैदा की जाती थी। कुछ लोग मर भी गए और फिर इसे डंप कर दिया गया क्योंकि जितनी बड़ी आबादी या संख्या बताई गई थी वो निकलकर नहीं आई। इस संदर्भ में इन याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के सामने खारिज हो जाना एक बड़ी राजनीतिक घटना बन जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिर्फ डेमोग्राफी यानी आबादी में बदलाव को अनुच्छेद 29(1) के अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों का हनन नहीं मान सकते। इसे मान लेने के बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस बंधुत्व का सपना देखा और जिस विविधताओं से भरे देश की कल्पना की है, यह उसे कमजोर कर सकता है। ऐसे ही दूसरे राज्यों से भी लोग अंतर्राज्यीय प्रवास को आधार बनाकर अनुच्छेद 29(1) के तहत अपनी भाषा और संस्कृति के अधिकारों की रक्षा की मांग उठा सकते हैं। ना तो भारत का संविधान और ना ही यह न्यायालय एक ऐसे भारत की कल्पना करता है जो भीतर से इकसार इलाकों का संघ बनकर रह जाए, यानी ऐसा इलाका जहां एक ही तरह के लोग रहते हैं। क्या इस फैसले के आधार पर मोदी सरकार के समय पास हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की व्याख्या की जा सकती है? क्या यही राय नागरिकता कानून के नए संशोधन को अवैध साबित करती हुई लगती है? इसी साल 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने नागरिकता कानून को नोटिफाई किया, जबकि इसे पास हुए 5 साल हो गए थे। 11 दिसंबर 2019 को जब नागरिकता कानून पास हुआ, तब इसके खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट चली गई। बाद में इस पर कई और याचिकाएं दायर हुईं और इस समय सीएए को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इनमें से ज्यादातर में सीएए को संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 को आधार बनाकर चुनौती दी गई है। नागरिकता कानून में नई बात यह जोड़ी गई थी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाइयों को नागरिकता दी जाएगी। इसमें मुसलमानों और श्रीलंकाई तमिलों को शामिल नहीं किया गया था। इसके आलोचकों का कहना था कि धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कोर्ट ने याचिका के आधार पर तुरंत रोक लगाने से इनकार तो कर दिया, कहा कि सभी याचिकाओं को एक साथ सुना जाएगा। हमारा सवाल है कि बंधुत्व और भाईचारे के हिसाब से कोर्ट का यह फैसला नागरिकता कानून को किस तरह प्रभावित करता है। जब फैसला आएगा तभी पता चलेगा। वैसे 6A के समय केंद्र सरकार ने यही राय दी कि यह प्रावधान पूरी तरह से संवैधानिक है। यह प्रावधान मनमाने तरीके से नहीं लागू किया गया, यानी जो याचिकाकर्ताओं ने कहा उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने कहा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि संविधान पीठ की सुंदर और आदर्श लगने वाली यह बात केवल 1971 के पहले असम में आए लोगों पर लागू होती है। 6A का यह सेक्शन उन्हीं के अधिकारों की रक्षा कर रहा है, लेकिन कोर्ट उसके बाद आए प्रवासियों को सख्ती से चिन्हित कर बाहर करने की भी बात कर रहा है। कोर्ट ने इस काम के लिए प्रशासन को राज्य के भरोसे नहीं छोड़ा, बल्कि कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह काम होना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे, उनके समय कोर्ट की निगरानी में ही एनआरसी हुई थी। आज उस एनआरसी की क्या मान्यता है और वह कहां है, इसकी बात कोई नहीं करता। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपना सहमति में लिखा फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट के सामने मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर विचार करना था। क्या नागरिकता प्रदान करना अनुच्छेद 11 के तहत विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है? बहुमत बेंच ने माना संसद को इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन यह भी कहा कि सेक्शन 6A मानवाधिकार संबंधी चिंताओं और स्थानीय आबादी के संरक्षण में संतुलन बनाने के लिए लागू किया गया। क्या सेक्शन 6A में निर्धारित कट ऑफ तारीख असम को बाकी देश से अलग चिन्हित करती है? इस पर कोर्ट ने कहा बांग्लादेश से लंबी सीमा साझा करने वाले दूसरे राज्यों के मुकाबले असम में प्रवासियों की आबादी का प्रतिशत कहीं ज्यादा है। असम में 40 लाख प्रवासी आबादी का प्रभाव पश्चिम बंगाल में 57 लाख प्रवासियों के मुकाबले कहीं ज्यादा माना जाएगा, क्योंकि असम पश्चिम बंगाल से छोटा राज्य है। इन आधारों पर असम के लिए सिटीजनशिप एक्ट में अलग से प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने तार्किक माना। तीसरा सवाल है, क्या सेक्शन 6A में निर्धारित कट ऑफ और इसे लागू करने की प्रक्रिया असंवैधानिक है? कोर्ट ने अपने बहुमत के फैसले में इसे सही माना है और कहा है कि 25 मार्च 1971 की तारीख बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के पूरे होने का दिन है, तो इसे बांग्लादेश युद्ध की पृष्ठभूमि में देखना चाहिए। संविधान पीठ की राय थी सेक्शन 6A ना तो अति समावेशी है और ना ही अल्प समावेशी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा असम समझौता
भारत में अवैध प्रवासियों की समस्या का एक राजनीतिक और विधायी समाधान था। चीफ जस्टिस की राय भी बहुमत में शामिल है, लेकिन उन्होंने अपना फैसला अलग से लिखा। उन्होंने इस तर्क को ही गलत बताया कि किसी राज्य में दूसरे जातीय समूह एथनिक ग्रुप के होने से वहां की स्थानीय आबादी के अधिकारों पर असर पड़ता है। इससे अनुच्छेद 29 के तहत भाषा और संस्कृति को जो संरक्षण मिलता है उसका उल्लंघन नहीं होता है। याचिकाकर्ताओं ने इसी को आधार बनाकर तर्क दिया था कि अवैध घुसपैठियों के आने से उनकी भाषा और संस्कृति को खतरा है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। पहले तो संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार किसी राज्य में केवल विविध जातीय समूहों का होना भरी वजह नहीं हो सकता कि उसे संविधान के अनुच्छेद 29(1) में प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन मान लिया जाए। जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है, अनुच्छेद 29(1) संरक्षण का अधिकार देता है, जिसका मतलब है संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएं। जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि याचिकाकर्ता यह दिखा ही नहीं पाए कि प्रवासियों की वजह से असमिया भाषा और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है, बल्कि सेक्शन 6A के तहत जो प्रावधान है उसके कारण तो 1971 के बाद आए प्रवासियों को वापस उनके देश भेजना सुनिश्चित होता है। यानी याचिकाकर्ता साबित ही नहीं कर पाए कि आप अपनी भाषा और संस्कृति को इसलिए नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि वहां दूसरी भाषा और संस्कृति के लोग आ गए हैं। सिर्फ उनके होने से आपकी संस्कृति को खतरा नहीं पहुंच रहा है। जस्टिस सूर्यकांत की इस टिप्पणी को याद रखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता बंधुत्व की व्याख्या बहुत ही सीमित अर्थों में करना चाहते हैं, जिससे कि वे अपने पड़ोसी चुन सकें। यह रवैया संविधान सभा द्वारा भाईचारे की व्याख्या और कोर्ट द्वारा तय किए गए कई फैसलों के जरिए उसके मतलब के विरुद्ध जाता है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। संविधान की व्याख्या के अनुसार भाईचारे का मतलब यही होता है कि अलग अलग पृष्ठभूमि और सामाजिक परिस्थितियों से निकलकर आए लोग जियो और जीने दो के भाव से एक साथ रहें। भाईचारे का मतलब अपने आप में साफ है, इसमें समग्रता और एकजुटता का भाव है। यह संकुचित रूप से लागू नहीं होता। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि भाईचारे और बंधुत्व को ऐसे नकारात्मक तरीके से लागू करने से बचा जाए। ऐसा नहीं हो कि एक पक्ष पर इसे लागू करते हुए दूसरे तबके पर अवैध प्रवासी का ठप्पा लगा दिया जाए। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, वो भी सिर्फ सेक्शन 6A की कथित असंवैधानिकता को आधार बनाते हुए। हमने शब्दशः अनुवाद नहीं किया है, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत की यह बात अवैध घुसपैठियों के नाम पर राजनीति करने वालों को पसंद नहीं आएगी कि अवैध घुसपैठिया कहना बंधुत्व के विचारों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इन बातों से अवैध घुसपैठिए के नाम पर किसी समुदाय के खिलाफ भूत और नफरत की राजनीति खड़ी करने वालों को ठीक से सुना दिया, उन्हें बंधुत्व का पाठ पढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज जिस याचिका पर फैसला दिया उसे 2014 में जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने संविधान पीठ को रेफर किया था। 19 अप्रैल 2017 को संविधान पीठ का गठन किया गया। अंततः केस की सुनवाई 5 से 12 दिसंबर 2023 के बीच हुई और उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रख लिया। असम समझौते का हिस्सा रही आसू ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उसका कहना है कि इससे समझौते पर मुहर लगी है। अब इसके बाद असम में अवैध रूप से घुसे सभी लोगों को पकड़कर देश से डिपोर्ट किया जाना चाहिए, आसू का कहना है। वहीं सेक्शन 6A को चुनौती देने वाली असम सम्मिलिता महासंघ के मतीउर रहमान ने कहा है कि फैसला उनकी उम्मीदों के विपरीत है। वे असम में अवैध प्रवासियों को चिन्हित करने के लिए 1971 नहीं 1951 को कट ऑफ की तारीख बनाने के पक्षधर थे। 2012 में गुवाहाटी के सिविल सोसाइटी ग्रुप असम सम्मिलिता महासंघ ने सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6A को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि अपनी प्रकृति में भेदभावपूर्ण, मनमाना और अवैध है। उनका तर्क था कि असम में मौजूद अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए शेष भारत से अलग कट ऑफ तारीख रखा जाना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कोर्ट से मांग रखी थी कि वो जिम्मेदार संस्था को आदेश दें कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC फॉर असम को
1951 एनआरसी के आधार पर अपडेट किया जाए, ना कि 1971 के पहले के इलेक्टोरल रोल्स के आधार पर। बाद में असम की दूसरी संस्थाएं भी इसके खिलाफ शामिल हो जाती हैं। आने वाले समय में संविधान के जानकारों की व्याख्याओं से और यह स्पष्ट होगा कि इस फैसले को किस नज़र से देखा जा रहा है। हमारी तरफ से कुछ कमियां हो सकती हैं क्योंकि यह त्वरित टिप्पणी थी। इस फैसले से उस राजनीति का अंत हो जाना चाहिए कि 1950 के बाद, 1951 के बाद जो भी आए सभी घुसपैठिए हैं। इस तर्क को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।